हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। तो फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान के ऑब्जेक्टिव सवाल जो कि बिहार बोर्ड 10th के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल है वो सारे को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। देखो, इसमें हम लोग करने वाले हैं जो सवाल आएगा वही सवाल हम लोग करेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। आपको पता है कि 80 नंबर का सवाल रहता है, यानी 80 ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें 40 ही करना है। तो आपका तैयारी अगर बेहतर हो चुका है तो साथ साथ मेरे करते चलिए। अगर आप कुछ नहीं जान रहे हैं, अगर आपका तैयारी बेहतर नहीं हुआ है तो हम विथ रीजन सबका आंसर देते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। ये जो सवाल है उस पे हम लोग चलते हैं और पहला सवाल क्या है उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो सवाल नंबर पहला हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। ध्यान रखना आप लोग, अपवर्तनांक पूछा जा रहा है। अपवर्तनांक क्या होता है? दो माध्यमों में प्रकाश के चाल का अनुपात होता है। तो जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा, अपवर्तनांक ऐसे जनरली निर्वात में प्रकाश का चाल और बटे उस माध्यम में प्रकाश का चाल। तो निर्वात में प्रकाश का चाल तो सबसे ज्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, आपको ही पता होगा, ठीक है। और जिसमें कम होगा प्रकाश का चाल तब ना मान ज्यादा होगा। तो जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश का चाल सबसे कम होगा। तो पूछा रहा है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। आप याद किए होंगे हीरा में जो है प्रकाश का चाल सबसे कम होता है और इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ठीक है। कौन से दर्पण की? अवतल दर्पण की। फोकस दूरी जब भी फोकस दूरी पूछा जाए, अवतल रहेगा तो ऋणात्मक और उत्तल रहेगा तो धनात्मक। ध्यान रखना है। अगर फोकस दूरी जैसे कि ये है दर्पण, अगर ऐसे हम इस प्रकार से इधर पॉलिश कर दिए तो ये इसी गोले का भागना होगा। तो वक्रता केंद्र इधर ही होगा ना, फोकस इधर ही होगा ना, और दूरी हम लोग यहीं से नापेंगे ना। तो इस तरफ के दूरी को प्लस और इस तरफ के दूरी को माइनस, तो अवतल में इधर चलेंगे यानी माइनस की ओर न चलेंगे। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। नहीं याद रहे, नहीं समझ में आए, आपको क्या ध्यान रखना है कि अवतल लेंस या अवतल दर्पण हो फोकस दूरी होता है ऋणात्मक, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण हो फोकस दूरी होता है धनात्मक। इसको आप कहीं लिख के रख लो, परीक्षा में काम देगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया है कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। अब किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, अगर आप लेंस बनाओ तो एक अनुसार से आपको लगता है कि जहां प्रकाश का किरण मिलता होगा वही ना मुख्य फोकस होगा। ऐसे अगर किरण को गुजारो, एक इधर भी फोकस होता है और एक इधर भी फोकस होता है, तो आपको ऐसे लगता होगा कि प्रकाश तो यहीं से गुजरेगा तो एक ही फोकस होगा ना, ये तो मेन फोकस नहीं हुआ। लेकिन आपको आंसर लगाना, 2 फोकस से पूछ रहा है कि कितना फोकस होता है लेंस में, तो कितना फोकस होता है? 2 फोकस होता है, ठीक है ना। आपको कंफ्यूजन लगा कि एक ही फोकस जहां मिल रहा है वो तो मेन फोकस वही ना हुआ, लेकिन आपको आंसर क्या लगाना है? 2, ठीक है ना। अगला सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला गया है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। क्या जी बनाने में? दाढ़ी बनाने में। सैलून वगैरह में कौन सा दर्पण जो है इस्तेमाल होता है? सैलून वगैरह, दाढ़ी वगैरह बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण, ठीक है ना। और आपको कंडीशन अगर नहीं याद है तो आपको याद दिला दे कि दर्पण ऐसे रहेगा और अवतल दर्पण में जब ये पोल होता है और ये फोकस होता है और ये वक्रता केंद्र होता है। जब पोल और फोकस, ये पोल ये फोकस, इसके बीच में अगर वस्तु कहीं भी रहता है तो प्रतिबिंब पीछे बनता है और यहीं पे कहीं हमारा चेयर लगा हुआ रहता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए, सैलून की बात कर रहे हैं, चेयर लगा रहता है। ऐसे नॉर्मली कोई भी दाढ़ी बनाने वाला जो होगा उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता है? बड़ा बनता है और आभासी बनता है। आभासी रहेगा तो सीधा होगा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। चल रहे हैं स्लो लेकिन चीजों को एक्सप्लेन करते चल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उसमें टाइम आपको लगेगा, ठीक है। अगला पूछा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी f और उसकी वक्रता त्रिज्या। तो जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का काची होता है? आधा होता है। तो f जो होगा वो r/2 होगा। कहाँ लिख रहा हुआ है? यहाँ पे देखो f = r/2 है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? f = r/2। समझ में आ गया। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, f = r/2। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान रख लेना है। बोला गया निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखो अभिसारी, अपसारी दर्पण में बदल जाता है, ध्यान रखना। देखो अभिसारी मतलब किरणों जो अगर समांतर किरण गया ना उसको एक जगह मिलाने का कोशिश करे, तो लेंस में एक जगह मिलाने का काम कौन करता है? उत्तल, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा उत्तल, ठीक है। बी ऑप्शन तो हो गया हमारा करेक्ट आंसर। लेकिन दर्पण की बात करें, दर्पण ऐसे आप पारोगे
वस्तु के यहाँ रखोगे तो ये जो है ना किरण अगर कहीं भी जा रहा है सब समांतर किरण सब एक जगह मिलाएगा कौन, अवतल। तो दर्पण में अवतल और लेंस में उत्तल अभिसारी होता है, यानी किरणों को एक जगह अभिसरण करता है, मिलाता है। याद रहेगा, बी आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चला जाए। सवाल नंबर 7वां बोला गया है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश कौन होता है, सफेद जो प्रकाश है जिसमें क्या है 7 रंग है उसे हम लोग बोलते हैं दृश्य प्रकाश, यानी विजुअल जो रे है। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, न्यूनतम पूछा जा रहा है। जिसका तरंगदैर्घ्य जो होगा वो न्यूनतम होगा, सबसे कम होगा। जो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा वो ज्यादा बिखरेगा। तो जो वायलेट होता है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है और वो ज्यादा बिखरता है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा बैगनी। और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का। वो बज रहा है उससे कंफ्यूज नहीं होना, वो अलार्म टाइम हो जाता है इसलिए बज जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखना है कि न्यूनतम पूछा तब हो जाएगा बैगनी। क्या हो जाएगा, बैगनी। अगर पूछ देता अधिकतम, क्या पूछ देता, अधिकतम पूछा जाएगा तब बोलेंगे लाल। क्या बोलेंगे, लाल। क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे ज्यादा होता है तो लाल बहुत कम मुड़ता है, लाल सीधे। इसीलिए लाल वगैरह जो प्रकाश होता है उसका इस्तेमाल सिग्नल लाइट वगैरह में किया जाता है क्योंकि वो ज्यादा फैलता नहीं है। ठीक है, उसका तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है। तो यहाँ न्यूनतम पूछा गया तो बैगनी मारेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर चला जाए। अगला सवाल बोला जा रहा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तारा जो टिमटिमाता है, तारा एक्चुअली में टिमटिमाता नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं। वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि तारा टिमटिमा रहा है। क्योंकि तारा जहां है वहां से लाइट कहीं हमारी पृथ्वी पर आता है तो उसमें तापमान में वृद्धि या कमी होने के कारण कभी ये लाइट यहाँ आया, कभी ये लाइट कहीं और चला गया, कभी ये लाइट इधर आया, कभी कम लाइट आया, कभी ज्यादा लाइट आया, कभी कम आया, कभी ज्यादा आया। तो क्या लगेगा, टिमटिमा रहा है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ये प्रकाश का अपवर्तन कहाँ, वायुमंडल में, तो इसे हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन भी कहते हैं। ठीक है ना, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अभी तक समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, लाइक कर दो यार। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लोगों तक शेयर करो दबा के। और क्या, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल अब हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, निर्वात में होती है। और निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है आपको ही पता होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और ये जो है हमारे ब्रह्मांड का सबसे अधिकतम चाल है, इससे ज्यादा किसी का चाल नहीं होता है। तो ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। लेकिन ये जो हम लोग मान है ना वो राउंड ऑफ करके मान याद रखते हैं, इसका एक्चुअल मान कुछ और होता है। ठीक है, तो ये हो गया सवाल। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल जो है उसको देखते हैं। लग रहा है कि अगला सवाल है वो और भी आसान है। ठीक है ना, अगला सवाल क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। आपको लग रहा होगा इतना आसान सवाल है, ऐसा सवाल आता है एग्जाम में। आपको जरूरत है पूरा का पूरा 80 सवाल को देखने का, कौन सा सवाल आपको आसान मिल जाएगा ये आपको देखना है। ठीक है ना, कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और परावर्तन के भी 2 नियम है। हमको दोनों पढ़ना है, हमारे सिलेबस में अपवर्तन भी पढ़ना है और परावर्तन भी पढ़ना है। दोनों का कितना नियम होता है, 2 नियम होता है। अपवर्तन के नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, ध्यान रखना है। क्या नहीं बोलते हैं, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अपवर्तन के नियम को आपको याद रख लेना है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। अगला सवाल है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र होगा, हो सकता है जल किसी ऊंचाई से गिराया गया हो, तो अगर ऊंचाई के कारण, स्थिति के कारण अगर किसी के अंदर ऊर्जा आएगा उसको हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा से क्या होता है, जब नीचे गिर रहा है तो वो क्या होता है, टरबाइन को घुमाने का काम करता है, घूमने के बाद विद्युत धारा उत्पन्न होता है। यानी जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ध्यान से सारे सवाल को करना आसानी से और चीजों को याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट लगे आप फटाक से नोट कर लो क्योंकि आपको परीक्षा में काम देने वाला है सारी चीज। ठीक है ना। अगला सवाल बोला गया है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। मोमबत्ती जल रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। हम लोग तो जानते हैं कि जलता हुआ मोमबत्ती का जलना रासायनिक अभिक्रिया होता है और रासायनिक अभिक्रिया होने से एक प्रकाश देता है। ठीक है ना। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में नहीं,
रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, बिल्कुल रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, यही तो है करेक्ट आंसर, यही है ना। अब देखो यहाँ ध्वनि ऊर्जा है, ये सब थोड़ी ना होता है, ध्वनि से थोड़ी ना जाती हो रहा है, तो ये हो जाएगा बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बोला जा रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल इसको बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोला जाता है इसे, ठीक है ना। तो उसकी तुलना में मतलब जो विद्युत वाहक बल है उसकी तुलना क्या हो जाता है क्या, तो जैसे ही अगर शुरू में रहता है तो उसका EMF जो होता है, मान के चलते हैं कि E होता है, तो बाद में जैसे ही हम लोग किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग आगे जाके जानेंगे, अभी 10 में पढ़ना नहीं होता है, उसमें क्या हो जाता है, शुरू में अगर ये तो बाद में E माइनस IR हो जाता है, यानी जो है घट जाता है, कम हो जाता है। तो कौन से ऑप्शन में है कम, ये ऑप्शन में है कम, तो बी आंसर हो जाएगा कम हो जाता है। ये सवाल बहुतों को समझ में नहीं आता, इसे आप ध्यान रख लोगे कि जब भी विभवांतर का मान होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होने से जो विभवांतर का जो मान है वो घट जाता है, कम हो जाता है। तो क्या आंसर लगाएंगे हम लोग, कम हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। अगला जो सवाल है वो बोला गया है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे कि पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। पार्श्व क्रम में क्या होता है, जो 1/r करना पड़ता है, इक्विवेलेंट जो होता है 1/r1 प्लस 1/r2 इस प्रकार से करना पड़ता है। इसमें जो है वो मान क्या हो जाता है, कम जाता है। हमको प्रतिरोधक का मान क्या करना है, बढ़ाना है, तो इसे हमको जोड़ना पड़ेगा किसमें, श्रेणी क्रम में। पार्श्व क्रम को समांतर क्रम भी कहा जाता है, तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें जब मान बोलता है ना कि कम करना है तब बोलते समांतर या पार्श्व क्रम। बोला है मान बढ़ाना है, मान बढ़ाना है तो लगाएंगे श्रेणी क्रम। क्या लगाएंगे, श्रेणी क्रम। इंग्लिश बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ठीक है, अब चला जाए अगला सवाल की ओर। बोला गया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है, नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नरम लोहा का। ठीक है, तो इसमें हम लोग किए हैं टोटल 15 सवाल, और 15 में आपने कितना लगाया है वो अपना हिसाब किताब लगा लेंगे। वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए इसको रखते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। अगले पार्ट में बाकी सारे सवाल को करेंगे। थोड़े थोड़े सवाल बिल्कुल करना है, लेकिन सबको सवाल को याद रखने का कोशिश करना है, समझने का कोशिश करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है लाइक करो यार, और लोग तक शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।